नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश थोड़ा-थोड़ा संकट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार से और बंगाल से, तमिलनाडु से बहुत ही गंभीर खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई आदेश दिए हैं और एक महत्वपूर्ण आदेश तो ये दिया है कि सरकार अब कम से कम तीसरे फेज में तीसरा वेव जो आएगा उससे बचाव के लिए तैयारी करे। ऐसा लग रहा है कि दूसरे फेज में शायद सरकार को जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पाई और जिस तरह से चीजों को आगे ले जाना था वो नहीं जा पाया, तो कम से कम तीसरे फेज की तैयारी करें, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी जो दूसरा फेज है बहुत अ, ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि बहुत सारे लोग बहुत संकट झेल रहे हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, भर्ती नहीं मिल रही है, बाहर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई जगहों पर दवाइयों की कमी हो रही है। आखिर ऐसे में जिंदगी बचे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर ललित सहगल को, जो खुद इंटेंसिव केयर यूनिट में विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं। उसके अलावा खुद कोरोना पेशेंट रह चुके हैं। तो डॉक्टर सहगल, स्वागत करता हूं मैं आपका इस प्रोग्राम में और आपसे सीधा सीधा पहला नमस्कार सवाल। शैलेश जी। जी नमस्कार। जी, सीधा और सभी पहला दर्शकों को सवाल ये करता हूं कि जो स्थिति दिख रही है कि अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो घर पर रहकर रोगी अपना इलाज कर सकता है क्या? देखिए, पहली चीज़ तो रोगी को अपना इलाज नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि सबने अपना इलाज खुद ही शुरू कर दिया है। वो एक अपने आप में काफ़ी मरीज़ों के लिए घातक भी सिद्ध हो रहा है। ये ठीक है कि ज़्यादातर पेशेंट घर पर रहकर ठीक हो जाएँगे, पर अगर किसी को कोरोना जैसे सिम्पटम आए हैं या कोरोना पता चल गया है, तो पहली चीज़ किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, कंसल्ट करना ज़रूरी है। आजकल काफ़ी लोग और अस्पताल भी वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए, टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन के ज़रिए कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो अपने आप इलाज नहीं करना है, डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि ये कहना कि किसका माइल्ड बीमारी होगा, किसका मॉडरेट या सीवियर होगा, जिसको अस्पताल की ज़रूरत होगी, ये मरीज़ अपने आप से नहीं पता लगा पाएँगे। और कई बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे मरीज़ों के टच में हम तब आ रहे हैं जब वो अपना इलाज खुद शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ऑक्सीजन भी खुद से लगा लिया और डॉक्टर को बात नहीं किया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस लोगों के पास पहुँच जाते हैं कि ये उस अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन दिया गया। लेकिन हर मरीज़ को एक ही इलाज दिया जाएगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है और सबका इलाज घर पर नहीं हो सकता। अपने आप तो बिल्कुल नहीं करना। सेल्फ मेडिकेशन, जैसे आपने बताया कि मुझे भी कोरोना हुआ था, हालाँकि मैं डॉक्टर हूँ, काफ़ी कोरोना के पेशेंट मेरे रिश्तेदार, दोस्त और उनके परिवारों में हुआ है, उनको इलाज भी किया है। लेकिन जब मुझे खुद हुआ, मैंने अपने यहाँ के जो एक और डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना शुरू कर दिया। स्वयं डॉक्टर होते हुए भी मैंने सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना आवश्यक समझा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि खुद से इलाज नहीं करना है। ठीक है, डॉक्टर से तो कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि डॉक्टर वीडियो से कॉन्फ्रेंस से भी और फ़ोन पर भी बताने लगे हैं। उनको व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ डिटेल्स भेज दें तो वो भी बताने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं इवन मॉडरेट पेशेंट हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जगह मिल ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ? कैसे, जब तक जगह नहीं मिलती है, मेबी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंतज़ार करना है और मॉडरेट हूँ मैं, मॉडरेट से सीवियर में जाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगने वाला है। तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ घर पर? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो भी घर में इलाज होगा, वो किसी को मॉडरेट लेवल की बीमारी आ गई है, इसका मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना शुरू हो गया है, प्रेफ़र तो यही करना है कि अस्पताल जाना है, पहली चीज़। हाँ, जो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या होम केयर सर्विस के द्वारा अगर ज़रिए आप ऑक्सीजन अरेंज करें, वो खाली इंटरिम है, मजबूरीवश करना है। उसको चॉइस ये सोच के कि यहाँ से हम
ठीक ही हो जाएंगे ये सोच करके घर पर ही कंटिन्यू करना है, ये नहीं करना है। बहुत इनफैक्ट काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन भी लगा लिया, फिर जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर जब वो सैचुरेशन गिरता है तो वो कुछ कर अवस्था में नहीं रह पाते हैं और उससे एक अनावश्यक पैनिक हो जाता है। तो कोशिश करते हैं, आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी और ओपन हो रही हैं, प्राइवेट अस्पताल में भी बेड बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करते रहें कि जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुँचाएँ। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वो भी लिमिटेड नंबर्स में ही है। तो कुछ लोगों ने इस पैनिक से ग्रसित होकर के ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से ही अपने घर रख लिए हैं। उससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है। एक तो उनको ये नहीं पता कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो छोटा है वो शायद 1 घंटा में खत्म हो जाएगा या 2-3 घंटे में, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो चलना बंद हो गया, तो फिर वे क्या करेंगे? तो ये मजबूरीवश करना हो सकता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि इलाज घर में किया जाए किसी को मॉडरेट या सीवियर बीमारी है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहा आपने कि मॉडरेट या सीवियर में इंतज़ार नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटल जाना ही जाना चाहिए, लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा। मैं एक और आगे के सवाल पर आता हूँ, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है कि अगर मान लीजिए 92% ऑक्सीजन है, जहाँ पर कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि अगर एक काबिल डॉक्टर से आप सलाह लें और वो ऑक्सीजन कैसे यूज़ करें, ये सब बता दें, दवा भी बता दें, तो उनके सामने बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। तो बिना ऑक्सीजन के भी क्या अपने आप को सरवाइव करना, बचाना संभव है? क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ मैन्यूवर किए जा सकते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेने की एक्सरसाइजेज जिन्हें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो करके थोड़ा-सा शायद लंग्स ओपन हो, स्टीम लेना, ये जो घरेलू तरीके हैं। पेट के बल उल्टा लेटना में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन अगर किसी का सैचुरेशन इस अवस्था तक आ रहा है, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि ये केवल टाइम बाई करने के लिए है। ये समय अस्पताल का बिस्तर ढूँढने का है, खाली ये सोच के कि इससे सब ठीक हो जाएगा, वो फिर भी मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ये टाइम बाई करने के लिए किए जा सकते हैं कि हम इस भाप ले लें, थोड़ा-सा बलगम बाहर निकल आ जाए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और उल्टा लेटने जिसे प्रोन पोज़ीशन कहते हैं, उसके लिए कोशिश करें। पर प्रोन पोज़ीशन भी सबके लिए कारगर नहीं है, अगर किसी को बहुत मोटापा है, तो ये जिसे कहते हैं कि बैकफायर भी कर सकता है, नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये पोज़ीशन भी हर एक के लिए नहीं है और हो सकता है हर एक में काम भी करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आपने एक अच्छी जानकारी दी कि कम से कम पेट के बल लेट करके कुछ न कुछ अपने आप को और गहरी सांस लेकर के थोड़ा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल जाता या हॉस्पिटल बेड नहीं आ सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मुझे बुखार हो रहा है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि एक थर्मामीटर मेरे घर पे है और उसके अलावा एक ऑक्सीमीटर बहुत लोगों ने खरीद कर रख लिया है। तो ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, 98 से नीचे आ रहा है, 97 आ गया, 95 आ गया, ये मैं देख रहा हूँ। ये 2 उपकरण मेरे पास हैं, 2 चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। अब मैं आरटी-पीसीआर के लिए जाता हूँ, 3 दिन 3-3 दिन के लाइन लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि 1 दिन के बाद तो हम आके सैंपल ले जाएँगे और 2 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे। उसके अलावा एचआरसीटी के लिए जाएँ, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने आप कर रहे हैं। वो डॉक्टर के संपर्क में हैं। डॉक्टर ने कहा कि जब आपका बुखार लगातार 5-6 दिनों से नीचे नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप जो है आरटी-पीसीआर कराइए, एचआरसीटी कराइए। लेकिन ये दोनों में 2, 3, 4 दिनों तक लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे में भी इलाज हो सकता है? ज़्यादातर देखिए, अगर बीमारी माइल्ड है तो इलाज सिम्प्टोमेटिक ही है। कोरोना का स्पेसिफिक तो कोई इलाज है नहीं। तो जो अगर माइल्ड बीमारी है तो अच्छा खाना खाना है, बुखार आए तो पैरासिटामोल लेना है। ये ही करना है, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मरीज़ों को मल्टीविटामिन की विटामिन्स की कमी हो सकती है। तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज तो नॉन स्पेसिफिक ही है। तो इसलिए वो तो डॉक्टर की सलाह से शुरू किया जा सकता है। तो अगर आप और आज की अवस्था में जिस हालात जो अभी के हालात हैं, किसी को बुखार है, खाँसी है या डायरिया जिसे कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस है,
सबसे पहला काम करना है, अपने को आइसोलेट करना है, घर में अलग कर लेना है जैसे ही आपको लगे, क्योंकि अगर ये किसी को इस तरह के कोई भी सिम्टम आते हैं तो हमें इसको कोरोना ही मान के चलना है सबसे पहली बात, जब तक कि ये दूसरी तरफ प्रूव ना हो जाए। और तो बेसिक जो इलाज है वो तो सिम्टोमेटिक ही है, कोई स्पेसिफिक इसका अभी तक इलाज है भी नहीं, तो वो तो शुरू किया ही जा सकता है घर पे। उसकी शुरुआत कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात बताई आपने। लेकिन मैं अब आपको गाँव की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ देश में जो दूर दराज के गाँव हैं, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। न तो HRCT हो सकता है, ना ही RT-PCR टेस्ट हो सकता है। वहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेकर के आना और लाइन में लगना, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता। तो क्या सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर इसका इलाज शुरू करेंगे? और मुझे सिर्फ इतना मालूम है, गांव में भी आजकल ऑक्सीमीटर पहुंच गया, थर्मामीटर तो पहले से था। तो इतना ही, दो ही चीजें मालूम है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल इस समय 92 पर आ गया है, 90 पर आ गया है, लगातार नीचे जा रहा है, और बुखार जो है मुझे मेरा उतर नहीं रहा है। या जो बाकी सिम्टम्स आपने बताए कि दस्त है तो दस्त हो रहा है, मेरा स्वाद चला गया, ये सब सिम्टम्स मालूम है। मैं स्मेल करने की जो मेरी क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, वो खत्म हो गई। तो ये सब मालूम है, क्लिनिकल सिम्टम जिसको कहते हैं वो तो मालूम है, लेकिन मेरे पास कोई और सुविधा नहीं है। तब क्या करें? डॉक्टर ही क्या करें और मरीज क्या करे? कि इलाज तो जैसे बोला 90% मरीज में तो माइल्ड में कुछ स्पेसिफिक, वैसे भी कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। ऑक्सीजन देना है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर जाना है, वो गांव में नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हो सकता है, जो मैंने पहले भी बताया कि गहरा सांस लेने की कसरत, भाप लेना, प्रोन पोजीशन या पेट के बल लेटना, ये तो कहीं भी किया जा सकता है, गांव या शहर। इससे ये गांव या शहर के बाध्य नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज, हाँ, अब अगर जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सैचुरेशन गिर रहा है, तो भर्ती होना जरूरी है। जैसे अगर जो अभी भी रिकमेंडेशन है कि सैचुरेशन अगर 94% या 94% आ जाए, किसी को कोमोबिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज, ओल्ड एज, या लिवर की बीमारी, या पहले के कैंसर का इलाज चल रहा हो, इन सबको एडमिशन करना जल्दी रिकमेंड होगा। क्योंकि एक ये भी फायदा हो सकता है जल्दी एडमिशन का, हो सकता है कि आपको आईसीयू का बेड ना मिल रहा हो, पर वार्ड का बेड मिल जाए। हो सकता है आप उस समय अस्पताल पहुंच जाएं जब आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता ना हो। लेकिन अगर ये मरीज ऑक्सीजन की आवश्यकता होने से पहले या उस समय पहुंचे, और जब अगर इनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, अगर ये पहले से भर्ती होंगे, तो इनको आईसीयू बेड मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बजाय उस मरीज के जो सीधा इमरजेंसी में आईसीयू के लिए पहुंच रहा है तो किसी भी जगह। अब आप आते हैं गांव पर, वहाँ सुविधाएं डेफिनेटली कम है, और हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से खराब भी है। लेकिन जो चीजें हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो शुरुआत करी जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी है, इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आजकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, जितना मेरे को विदित है। मैं एक और मुद्दे पर आता हूँ। मेरा ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। सिर्फ यही एक मालूम है, बुखार 100 102 तक जा रहा है, 103 भी जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस दो सिम्टम के आधार पर स्टेरॉइड, ये कहते हैं ना कि लंग्स अगर इन्वॉल्व हो गया है तो आप उसके लिए सबसे अच्छी दवा स्टेरॉइड्स है। लेकिन लंग्स इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। HRCT नहीं हो पा रही है, मेरा कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और यहां तक कि मेरा कोविड का टेस्ट भी नहीं हुआ है। अब क्या स्टेरॉइड्स शुरू किए जा सकते हैं? ये जी, एक बड़ा सवाल है। कर सकते हैं स्टेरॉइड शुरू, लेकिन इसमें अपने अपने आप से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह पर ही जाना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि कोरोना हो, हालांकि इस हालात में कोरोना होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि ये बीमारी कोरोना ही हो। तो हर चीज में हर स्टेरॉइड रामबाण नहीं है, ये इसका दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लग रहा है सिम्टम है, जैसे आपने बताया कि
स्मेल का लॉस हो गया है, टेस्ट का लॉस हो गया है, बुखार आ रहा है, तो जहाँ तक है कि ये कोरोना ही होगा, तो डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉइड शुरू किए जा सकते हैं। अपने आप कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक डॉक्टर है उपलब्ध, मैं शहर के किसी डॉक्टर को जानता हूं, मैंने उनसे संपर्क कर लिया है, और यहाँ डॉक्टर के सामने भी दुविधा है कि तुम्हारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। और अब वो पुरानी, आज से 30-40 साल पहले वाली स्थिति समझ लीजिए कि वो आ गई है कि अब नब्ज देखकर डॉक्टर को पता करना है सब कुछ। जैसे पहले था कि टेस्ट की और ये एक्सरे से लेकर ये सब तो शायद 30-40 साल में सारी सुविधाएं आई हैं। तो HRCT वगैरह ये सब जो है ये बहुत बाद की चीजें हैं। लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट होते थे, लेकिन जितने आज हो रहे हैं, जिस तरह के हो रहे हैं, वो नहीं होते थे। तो वो आप 50 साल की स्थिति में हमारे बहुत सारे गांव, हमारे बहुत सारे इलाके वहां पहुंचे हुए हैं, और जिन लोगों के पास साधन भी है उनके लिए भी ये करवा पाना संभव नहीं हो रहा है। आज ब्लड टेस्ट के लिए आप बुलाइए, वो कहते हैं कि कल आपको लेने आएंगे और 2 दिन के बाद दे जाएंगे, भेज देंगे, मेल कर देंगे या देने आएंगे रिपोर्ट। अब ये जो 3 दिन 4 दिन है बहुत क्रूसियल है, क्योंकि मुझे पिछले 5 दिनों से या 6 दिनों से बुखार आ रहा है, ये मैं जानता हूं, और मैंने इस बात को समझ लिया है कि ये 5वां 6ठा दिन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने भी समझ लिया है कि क्रिटिकल है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि और आप डॉक्टर को ये जो क्लिनिकल जो कुछ वो बातचीत से या उससे कर सकते हैं, उससे उनको लग रहा है कि लंग्स यहाँ इन्वॉल्व हुआ होगा, सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगी है, तो लंग्स इन्वॉल्व हुआ होगा, फेफड़े पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये नहीं मालूम कि कितना % हुआ है, CT स्कोर क्या है नहीं मालूम है, लेकिन हुआ है। और उसको सिर्फ जो ऑरली रिपोर्ट कर सकता है उस पर इलाज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर लंग्स इन्वॉल्व हुआ है और मैं डायबिटिक नहीं हूं या बहुत बहुत सारी चीजें नहीं हूं, स्टेरॉइड्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, पर क्या केवल ये जो सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पर एक हैवी डोज दिया जा सकता है? क्योंकि अगर आप बहुत लोअर डोज देंगे और मेरा जो लंग्स है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, तो उस पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। हैवी डोज के लिए तो वैसे भी भर्ती होना जरूरी है, पर घर में और ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड जब टैबलेट देते हैं एसिडिटी हो जाता है, तो हैवी डोज के लिए तो अस्पताल में आना ही जरूरी है। अपने घर पर तो दे पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके जो अपने दुष्प्रभाव हैं, जैसे आपने बोला डायबिटीज है जिनको है, खाली जिनको डायबिटीज नहीं भी है उनका भी शुगर लेवल काफी आगे तक बढ़ जाता है स्टेरॉइड से, तो मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लेकिन स्टेरॉइड की शुरुआती इलाज दिया जा सकता है। दूसरा चीज है, ऐसा स्टडीज नहीं है कि जिसमें कहा जाएगा कि बहुत हाई डोज देंगे तभी बेनिफिट होगा। लो डोज स्टेरॉइड का भी बेनिफिट काफी आ रहा है। कम से कम इलाज की शुरुआत हो जाए और इसी तरह से अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, उन सब की तरफ रुख करने की कोशिश की जाए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा सैचुरेशन 95% से ऊपर है तो वैसे भी स्टेरॉइड देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर तो जिसका 95 से नीचे कितना शुरू हो रहा है, उस समय स्टेरॉइड क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पर भी दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर RT-PCR नहीं मिल रहा है, लैब नहीं मिल रहा है, तो अगर टाइम से ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा तो बहुत देर भी हो सकती है। तो टाइमली एक्शन से काफी जिंदगियां बच सकती हैं, तो किया जा सकता है स्टेरॉइड आपने शुरू। कहा टाइमली एक्शन, तो ये टाइमली एक्शन क्या है? कैसे, किस दिन मुझे एकदम सावधान होना चाहिए कि अब जो है मैं खतरे की तरफ बढ़ रहा हूँ? देखिए, बहुत हाई ग्रेड फीवर बना हुआ है, 100 के कितने ऊपर दिनों ही तक? चल रहा है, तो 3-4 से 5 दिन अगर फीवर लगातार हाई ग्रेड बना है। दूसरा चीज, आपका खांसी बढ़ता जा रहा है, सांस की तकलीफ लग रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से नीचे की तरफ आ गया है, तो ये हमारे लिए एक जिसे कहेंगे कि रेड अलर्ट के साइन है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक्शन करेंगे तो बहुत सारी जिंदगियां यहीं से बचाई जा सकती हैं। तो पेशेंट जो माइल्ड था वो मॉडरेट की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक टाइमली एक्शन करना अगर कर लें तो शायद वो मॉडरेट से सीवियर की तरफ ना जाए और कुछ मरीज शायद मॉडरेट में भी बिना ऑक्सीजन के ही स्वस्थ हो जाए।
बिल्कुल सही। यानी आप ये जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जो मैंने समझा कि 5वां और छठा दिन बहुत क्रूशियल है। अगर आपको बुखार आना शुरू हो गया है, खांसी भी हो रही है और भी तकलीफें हो रही हैं, ऑक्सीजन भी नीचे गिर रहा है, तो आपके लिए 5वां छठा दिन क्रूशियल है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाना चाहिए आपके। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि वायरस अपना करैक्टर बदल रहा है, तो हर समय ये नहीं सोचें कि 5वां छठा दिन ही ये आजकल कुछ मरीज ज्यादा जल्दी भी गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज, अगर पल्स रेट ज्यादा 100 के ऊपर लगातार बना हुआ है, वो भी हमारे लिए एक अलर्ट का साइन होगा खाली बिल्कुल सही। बुखार के। हाँ, ऑक्सीमीटर में ही ये पल्स रेट भी दिखाई दे जाता है, इसलिए वो भी जो है हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो गंभीर स्थितियां हैं उन वो एक तरफ है। अब हम शहर की तरफ आते हैं। कुछ दवाओं को लेकर के बड़ी मारामारी हो रही है। रेमडेसिविर चाहिए, ऐसा लग रहा है कि रामबाण दवा हो। पर मैं आपको सिर्फ दर्शकों को याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि पिछले सितंबर में डब्ल्यूएचओ ने रेमडेसिविर को अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से निकाल दिया। दुनिया के ज्यादातर देशों ने ये कह दिया है कि इसका जो ट्रायल किया गया उसमें इसके वांछित रिजल्ट जो है वो नहीं आए। जैसे क्या ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तो ये पाया गया कि नहीं है। उसके बाद कंपनी ने ये कह दिया कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन डेज में 3-4 दिनों की कमी होती है। ठीक है, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और क्यों इसलिए सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब हॉस्पिटलाइजेशन डेज में 3-4 दिनों की कमी बहुत सी चीजों से हो सकती है। आपको सिर्फ रेमडेसिविर नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड भी दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपको बाकी जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, कुछ भी, किसी चीज के असर से हॉस्पिटलाइजेशन डेज में कमी हो सकती है। और इसलिए क्लियरली ये स्टैब्लिश नहीं हुआ जितने ट्रायल किए गए उसमें कि जो ये रेमडेसिविर जो है हॉस्पिटलाइजेशन डेज में कम करता है, कम कर देता है। और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि डब्ल्यूएचओ ने जो ट्रायल किया उसमें ब्रिटेन में किया गया ट्रायल और भारत में एम्स दिल्ली में किया गया, वो रिपोर्ट भी हमारे सामने है। उसके बावजूद मारा मारी हो रही है। भारत सरकार ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से रेमडेसिविर को निकाला नहीं है। तो क्या ये सचमुच जीवन रक्षक दवा है? क्या इसका कुछ फायदा है या केवल एक लोग पागलपन की तरह भाग रहे हैं? मैं देखिए, हमारे यहाँ किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है तो पागलपन इस वजह से पैनिक जैसे हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, जैसे पहले भी हमने बोला। रेमडेसिविर के बारे में भी यही है कि जैसे आप खुद बता चुके हैं कि इसका कोई एस्टेब्लिश अभी तक रोल पूरी तरह नहीं हुआ है। कुछ स्टडीज हैं जो कहते हैं कि 4-5 दिन हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। कुछ बाकी इस बारे में भी नल हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है। रेमडेसिविर का जो अभी स्टेटस है कि बहुत कुछ सीवियर केसेस में डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पर दी जा सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे बहुत सारे मरीज आकर के खुद ही मरीज और उनके रिश्तेदार आकर के क्वेश्चन करते हैं, क्या आप हमारे मरीज को रेमडेसिविर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों। कृपया मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये निर्णय डॉक्टर पर छोड़ दें, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर रेमडेसिविर से जैसे आपने बताया कि ये जीवन रक्षक नहीं है, केवल ज्यादा से ज्यादा अस्पताल का स्टे कम कर सकती है, तो फिर वो इतना घबराने की जरूरत नहीं है अगर रेमडेसिविर मिल नहीं रहा। तीसरा चीज, बहुत लोग तो ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, जो 2-2.5 हजार का दवाई है उसको 25,000 30,000 में। अब ब्लैक मार्केट में जो दवा मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रेमडेसिविर ही है या उसमें पानी है। तो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी करेंगे ब्लैक मार्केट से दवाई खरीदने में, और लेकिन और अगर दवाई वो असली भी है तो बहुत फायदा तब भी अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए इतना घबराए नहीं अगर मरीज को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रामबाण नहीं है। कुछ केसेस में दिया जा सकता है, पर सबको इसकी ना तो जरूरत है ना सबको इससे फायदा होने वाला। हालांकि अभी एक नया मैंने स्टडी पढ़ा था जिसमें इंग्लैंड से ही था, जिसमें देखा गया कि जो वायरस के हमने कन्वेंशनली 2 फेज देखे हैं, कि एक वायरस फेज है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म वाला, जिसमें कि हमारे इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं, जो आपने बताया कि सब जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन एक स्टडी नया आया है कि जिसमें कहा गया कि वायरस इस जो साइटोकाइन फेज में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि बेनिफिट हो, पर बहुत ज्यादा बेनिफिट अपेक्षित वहां पे नहीं होगा। फाइनली वेंटिलेटर सपोर्ट, स्टेरॉयड और
दूसरे इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक शायद ज़्यादा फायदा करेंगे रेमडेसिविर के मुकाबले। तो इतना परेशान नहीं हो, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि अब इसकी सप्लाईज को कंट्रोल किया है। पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट ही मिलेगा, पेशेंट का हॉस्पिटल नंबर, पेशेंट का नाम, ये सब अपडेट करना होगा और उसी के अगेंस्ट ये दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह से बाकी भी दवाइयों का जो है, और इसी के साथ मैं कहूँगा खाली रेमडेसिविर ही नहीं, दूसरी दवाई जो टॉसिलिजुमैब है, बेवैक्सीजुमैब है, इन सब का भी अभी पूरी तरह क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि ये बेनिफिट करने वाले हैं। कुछ बहुत सीवियर डिजीज में ये दी जा रही है, और हर दवा का अपना इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। तो ये डॉक्टर के लिए छोड़ दें कि ये दवा कब देना है। अपने आप से ये डिसाइड नहीं करें कि आपके मरीज को इस दवा की जरूरत है कि नहीं है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कहा आपने, महत्वपूर्ण बात की कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, और डॉक्टरों से ज्यादा जो है वो मरीज और उनके रिश्तेदार जो है वो खुद ही भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रामबाण दवा है और इससे ठीक हो जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल करता हूं कि क्या वायरस के खिलाफ कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अभी तक उपलब्ध है? अभी मैं एक देख रहा था कि 1-2 ट्रायल में हुए हैं जो अक्टूबर नवंबर तक आएंगे कुछ हद तक। कुछ सम कॉकटेल और ये सब, ये मैं पढ़ रहा था अखबारों में कि ये 2-3 दवाएं आने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक जो दवाएं हैं, टॉमी फ्लू और पता नहीं कितने कितने नाम से वो आते हैं, क्या कोई ऐसी दवा है जो ये वायरस के अगेंस्ट काम करती हो? कोरोना वायरस के अगेंस्ट फिलहाल कोई स्पेसिफिक दवा उपलब्ध नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है। क्लिनिकल लेवल पर जो भी है अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जिसको कि फिलहाल डेफिनेटिव जो आंसर है, जवाब है, वो नहीं है हमारे पास इसका कि क्या कोरोना के अगेंस्ट कोई दवाई उपलब्ध है। दूसरा चीज, कोरोना का वायरस अपने को इतना 1 साल में इतनी बार म्यूटेट कर चुका है, क्या वो हर म्यूटेशन के, अगर दवाई आ भी जाएगी, क्या वो हर म्यूटेशन के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी? फिलहाल तो जो हमारे बचाव के मेजर्स हैं, जो पहले से हम 3 मेजर्स की बात करके चल रहे थे कि हैंड हाइजीन, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग, और इसके साथ मैं और 2 चीजें 3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको सिम्टम आए, अर्ली आइसोलेशन, क्योंकि आपको अपने को ही बचाव नहीं करना है, तो अपने परिवार को भी बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा परिवार ग्रसित होता जा रहा है। कोशिश करें जहाँ टेस्टिंग की सुविधा है वहाँ अर्ली टेस्टिंग, क्योंकि जिससे कि, और अर्ली कंसल्टेशन उसके बाद डॉक्टर से, अगर आपको लग रहा है कोरोना है। उसके बाद अगर जिनको नहीं हुआ है, गवर्नमेंट का बड़े वाइड स्केल पे वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वैक्सीन अगर 70-80% भी बचाव कर रही है तो बचाव ही कर रही है, नुकसान ऐसा कोई बड़ा नुकसान आया नहीं है। वैक्सीन इसमें नहीं पड़े कि कौन सा वैक्सीन लगवाना है, जो अवेलेबल है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, जो एलिजिबल कैटेगरीज हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे पास समय की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। हम थोड़ी और बातचीत करना चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम आज की जो बातचीत है उसको यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे दर्शकों डॉक्टर ललित सहगल से, जो इंटेंसिव केयर यूनिट के विशेषज्ञ हैं और खुद कोरोना पेशेंट भी रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया है, और इस रूप में उनके पास एक जो फर्स्ट हैंड नॉलेज कहते हैं वो था, और वो शेयर किया कि, और उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा बहुत कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके पास कोई टेस्ट नहीं है तो भी कैसे एक योग्य डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज शुरू कर सकते हैं जब तक आपको हॉस्पिटल में जाने का वक्त नहीं मिलता। और इसी तरह से उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये ब्लैक मार्केटिंग और जबरन रेमडेसिविर जैसी दवा के पीछे नहीं भागे। ये साबित हो चुका है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। जो भी थोड़े बहुत फायदे हैं उसका इस्तेमाल के लिए डॉक्टर के विवेक पर सब कुछ छोड़ दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यहिंदी.com पर इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर ललित, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।